हेलो एवरीवन, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 12th पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस चैप्टर को हम आसान शब्दों में समझेंगे। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का कोई भी चैप्टर समझ नहीं आया है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो अब तक पहुंच सके। नोट्स के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए, वीडियो लिंक के लिए और क्वेश्चन पेपर के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इन्फॉर्मेशन एसएसटी से जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर को। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारा जो हिंदुस्तान है वह आज़ाद हुआ था। आप सभी जानते हो कि हमारा जो भारत है वो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। हम सभी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं। हमारा भारत 15 अगस्त को आज़ाद हो गया था। उसके बाद स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए थे। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने रात को संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। तो आपको इस भाषण का नाम भी याद कर लेना है, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण दिया था। जब हमारा देश भारत आजाद होने वाला था उसी टाइम पर हमारे राजनेताओं के मध्य कुछ बातों पर सहमति बनी थी। देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, अर्थात भारत देश में लोकतंत्र की स्थापना होगी। सेकंड था, सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तब सरकार जो चुनी जाएगी वह सरकार सभी के भले के लिए काम करेगी और किसी भी नागरिक में कोई भेदभाव नहीं करेगी। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था। आप सभी जानते हो कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पर भारत देश से एक अलग देश बनाया गया था। कौन सा देश? पाकिस्तान बनाया गया था। तो हमारा जो हिंदुस्तान है वह कठिन परिस्थितियों में उसका जन्म हुआ था, ठीक है। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालातों के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर भारत देश में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो चुकी थी, जैसे कि भारत देश में विस्थापन होने लग गया था। जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो उस टाइम पर लाखों करोड़ों लोगों का विस्थापन हुआ एक जगह से दूसरी जगह। पाकिस्तान के लोग भारत में आए और भारत के लोग पाकिस्तान में गए थे और हिंसा भी हुई थी। धर्म के नाम पर कई जगह पर बहुत ही ज़्यादा हिंसा भी हुई, जिससे बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई और देश में दंगे भी हुए थे और देश का बंटवारा भी हुआ था। तो 1947 में हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा समस्या उत्पन्न हुई थी। जब 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था तो उस टाइम पर लोग कुछ इस प्रकार से अपनी जगहों को छोड़कर अन्य स्थानों पर गाड़ियों में भर भर कर जा रहे थे। तो जो विस्थापन था वो बहुत ही भयावह था, ठीक है। देखिए, आप देख सकते हो अगर गाड़ी में जगह नहीं मिली थी तो बहुत से लोग पैदल भी गए थे। इस विस्थापन से बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत से लोग हिंसा में मारे गए थे,
बहुत से लोग अपनों से ही बिछड़ गए थे। ठीक है, तो 1947 में बहुत ही ज़्यादा भारत और पाकिस्तान में विवाद चला और बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान भी हुए थे। देखिए, हमारा देश 1947 में आज़ाद तो हो गया था, परंतु आज़ाद होने से कुछ नहीं होने वाला। इसके सामने कई चुनौतियां थी। ठीक है, तो उन चुनौतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, पहली चुनौती थी तत्कालिक चुनौती, एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। आप सभी जानते हो कि जो हमारा देश है वो बहुत विशाल देश है। इसमें कई तरह के लोग पाए जाते हैं, कई तरह की संस्कृति और कई तरह के धर्म भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो चुनौती थी वो ये चुनौती थी कि भारत देश को एकता के सूत्र में कैसे पिरोया जाए, अर्थात सभी को इकट्ठा कैसे किया जाए। आप सभी जानते हो कि 1947 में धर्म के नाम पर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और उस टाइम पर धर्म के नाम पर दंगे हुए थे, मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे नेताओं के मध्य यही थी कि देश को एकता के सूत्र में कैसे पिरोया जाए। जो विभिन्न जाति, धर्म, लिंग और स्थान वाले लोग हैं, अलग संस्कृति वाले लोग हैं, भाषा वाले लोग हैं, उन सभी को एक ही पटल पर कैसे लाया जाए। सेकंड चुनौती थी लोकतंत्र को कैसे कायम किया जाए। हमारा जो भारत देश है वो नया नया आज़ाद हुआ था, तो हम नहीं जानते थे कि लोकतंत्र को देश में कैसे स्थापित किया जाएगा, उसे लागू कैसे किया जाएगा। तो इस प्रकार की हमारे भारत देश में चुनौतियां थी। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिसमें समूचे समाज का भला हो, ना कि कुछ तबकों का। तो हमारे सरकार के पास एक ऐसी भी समस्या थी कि वो सोचने लगी कि ऐसा कौन सा विकास किया जाए जिससे समूचे समाज को फायदा हो, ना कि कुछ तबकों का। आप सभी जानते हो 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए थे। ठीक है, भारत से ही पाकिस्तान 1947 में अलग हो चुका था। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया था। मुस्लिम लीग एक संस्था थी जिसका काम मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करना था, मुसलमानों की आवाज को बुलंद करना था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया था। अब ये द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, ये है मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि उस टाइम पर मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था। इसी ने भारत से पाकिस्तान को अलग किया था। ठीक है, सबसे बड़ा जो रोल था इसी का था। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। तो आपको याद रखना है, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी ढाका में, जो कि अभी बांग्लादेश की राजधानी है। देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत का तात्पर्य था भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान दो कौमों का देश था। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की थी। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का तात्पर्य था कि जो भारत देश है वो हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों का सामूहिक रूप से देश है, ना कि किसी एक धर्म का। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की थी। ठीक है, इस प्रकार से भारत से जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो पाकिस्तान को दो क्षेत्र दिए गए। पहला क्षेत्र कहलाया पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा क्षेत्र कहलाया पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, आप अच्छे से नक्शे पर समझिए। ये जो हरा कलर का क्षेत्र है ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया। ठीक है, क्या कहलाया, पश्चिमी पाकिस्तान, क्योंकि ये पश्चिम में है। और ये जो लाल कलर का क्षेत्र है ये कहलाया पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है,
आज के दौर में ये जो पश्चिमी पाकिस्तान है इसे आज पाकिस्तानी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान। और ये पूर्वी पाकिस्तान है जो रेड कलर में है, इसे आज बांग्लादेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांग्लादेश। पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान 1971 में, ठीक है, कब, 1971 में आजाद हो गया था, अर्थात अलग हुआ था। ये पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान 1971 में आज़ाद हो गया था। तो आपको याद रखना है, ये जो पूर्वी पाकिस्तान है वर्तमान में इसे बांग्लादेश कहा जाता है, और बांग्लादेश 1971 में पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हुआ था। देखिए, जब मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत भारत से पाकिस्तान को अलग करने की बात कही, तो कई लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। उसमें सबसे पहले कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, और कई मुसलमान नेताओं ने भी इसका विरोध किया था। तो प्रसिद्ध मुस्लिम नेता थे पश्चिम व उत्तर सीमांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ, मतलब ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आपको याद रखना है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए, आप देख सकते हो जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो इस तरफ है, और जो पूर्वी पाकिस्तान है वो इस तरफ है। आगे चलते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे ब्रिटिश इंडिया की, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया 1947 से पहले, 1947 से पहले भारत को ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था, क्योंकि भारत देश पर जो राज है वो अंग्रेज कर रहे थे, तो इसलिए इसे ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश इंडिया के दो भाग थे, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया के दो भाग थे, पहला था भारतीय प्रांत और सेकंड था देसी रजवाड़े। भारतीय प्रांतों में तो सीधे तौर पर अंग्रेज ही शासन करते थे, ठीक है। और देसी रजवाड़ों में राजा राज करते थे, परंतु राजाओं ने अंग्रेजों की अधीनस्थता स्वीकार कर रखी थी, अर्थात जो राजा थे वो अंग्रेजों का कहा माना करते थे। राजा अपने टैक्स को अंग्रेजों को देते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से राजाओं ने अंग्रेजों की अधीनस्थता स्वीकार करके रखी थी। 1947 से पहले भारत में 565 देसी रियासतें थी। कितनी थी, 565 देसी रियासतें। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कितनी देसी रियासत थी, तो आपको याद रखना है कि 565 देसी रियासत भारत में थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने 1947 के बाद रजवाड़ों को यह अधिकार दे दिया था कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या अपना अलग अस्तित्व रख सकते हैं, ठीक है। जब भारत देश 1947 में आज़ाद होने वाला था, तो अंग्रेजों ने एक चाल चली जिससे भारत देश विखंडित हो जाए, ठीक है। उन्होंने एक चाल ऐसे चली कि उन्होंने कहा 1947 के बाद हम इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। और जो देसी रजवाड़े हैं, देसी रजवाड़े कितने थे, 565 देसी रजवाड़े। ये जो देसी रजवाड़े हैं ये 1947 के बाद आज़ाद हो जाएंगे। इनको ये अधिकार होगा, ये चाहे पाकिस्तान में मिल सकते हैं या भारत में मिल सकते हैं। अगर इन दोनों में मिलना ना चाहें तो ये आज़ाद रह सकते हैं। तो अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी चाल चली जिससे भारत देश कभी भी अखंड ना रह सके, ठीक है, और भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। तो अंग्रेजों ने ऐसी चाल चल दी जिसके कारण जो हमारे राजनेता थे वो टेंशन में आ गए, और इसका प्रभाव सबसे पहले दिखना भी शुरू हो गया। जो त्रावणकोर के राजा थे उन्होंने अपने आप को
आजाद रखने की घोषणा कर दी। ठीक है, उन्होंने आजाद रखने की घोषणा कर दी। फिर धीरे धीरे अन्य रियासत भी अपने आप को आजाद रखने की घोषणा करने लगी। ठीक है, तो आप देखिए, देश की अंतरिम सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आगे किया। जो हमारे राजनेता थे उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आगे किया और उनसे कहा कि 565 देशी रियासतों के पास आप जाइए और उन्हें आप किसी भी तरह भारत में शामिल करिए। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अधिकतर रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए बना लिया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ज्यादातर रियासतों को भारत देश में शामिल होने के लिए बना लिया था, परंतु कुछ 4-5 देशी रियासत थीं जो भारत देश में शामिल नहीं होना चाहती थी या फिर वो अपना अलग वजूद रखना चाहती थी। तो उन्हें शामिल करने के लिए कई तरह से समस्या उत्पन्न हुई थी। ठीक है, देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको याद रखना है ये। तो ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो रियासत भारत में शामिल होने के लिए मान गई थी। ठीक है, तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सी देशी रियासतों को भारत देश में शामिल होने के लिए बना लिया था। ठीक है, जो रियासत भारत देश में शामिल होने के लिए मान गई थी उन सभी पर एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। उस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। तो बहुत सारी जो रियासत थी वो मान गई थी भारत देश में शामिल होने के लिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक पत्र लेके गए थे, सहमति पत्र कहा जाता है उसे, तो उस पर उन्होंने हस्ताक्षर कराए। ठीक है, तो उस सहमति पत्र को क्या कहा जाता है? तो उस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जिन रियासतों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उस पत्र को क्या कहा जाता है, तो कई बार एग्जाम में ऐसे ऐसे भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उस पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए, अधिकतर देशी रियासत तो भारत देश में शामिल होने के लिए तैयार हो गई थी, परंतु कुछ देशी रियासत थी जो भारत देश में शामिल नहीं होना चाहती थी या आज़ाद रहना चाहती थी। तो उनमें थी, देखिए, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। ठीक है, इन रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ था। अब हम बात करेंगे हैदराबाद का विलय। हैदराबाद का विलय हमारे भारत देश में किस प्रकार हुआ था? ठीक है, हैदराबाद हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। देखिए, ये हैदराबाद जो है ना, वो भारत देश के दक्षिण में पड़ता है। तो हैदराबाद की जो रियासत थी वो बहुत बड़ी थी। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता है। आगे बात करते हैं। जो निजाम था ना, वो बहुत ही ज्यादा अत्याचारी था। जो हैदराबाद के स्थानीय किसान थे उन किसानों पर वो अत्याचार करता था और टैक्स भी लगाता था। ठीक है, तो निजाम के अत्याचार से परेशान होकर स्थानीय लोग निजाम के खिलाफ हो गए थे। तो निजाम के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन चलाया था। ठीक है, उस आंदोलन को दबाने के लिए निजाम ने, ठीक है, क्या किया था? आंदोलन को दबाने के लिए निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया। इसे ही राजा कहा जाता था। तो ठीक है, निजाम के खिलाफ वहाँ के स्थानीय लोग हो चुके थे, क्योंकि निजाम उन पर अत्याचार करता था। तो उस आंदोलन को दबाने के लिए निजाम ने एक अर्धसैनिक बल रवाना किया। इसे ही रजाकार कहा जाता था। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रजाकार किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब रजाकार कौन होते थे? आप देखिए, रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। जो रजाकार थे ना, वो अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक लोग थे जो कि अत्याचारी थे।
रजाकारों ने गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बनाया था। जो रजाकार थे ना, वो गैर मुसलमानों को ज्यादातर टॉर्चर किया करते थे। रजाकारों ने लूट पर मचाई, हत्या तथा बलात्कार पर उतारू हो गए थे। ठीक है। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना ने निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद जा पहुंची। तो जब ज्यादा अत्याचार करने लगा निजाम, तो 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद जा पहुंची। भारत के इस तरफ है हैदराबाद, तो आप देख सकते हो ये है हैदराबाद, जो कि भारत देश के चारों तरफ से घिरा हुआ था। ठीक है। और ये है हैदराबाद का निजाम, और ये है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारी जो सेना थी वो 1948 में हैदराबाद जा पहुंची, और कुछ ही टाइम में हमारी सेना ने हैदराबाद को कब्जे में कर लिया और निजाम आत्मसमर्पण हो चुका था। तो उसके बाद हैदराबाद का हमारे भारत देश में विलय हो गया था। तो इसके बाद में हम बात करेंगे कश्मीर की। ठीक है। आप देख सकते हो ये है कश्मीर। अब हम बात करेंगे कि कश्मीर का भारत में कैसे विलय हुआ था। तो देखिए, शुरुआत में कश्मीर ना ही भारत में शामिल होना चाहती थी, ना ही कश्मीर कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। कश्मीर एक आज़ाद रहना चाहती थी। ठीक है। तो कश्मीर के जो राजा थे वो थे हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह। ठीक है। तो हरि सिंह एकदम आज़ाद रहना चाहते थे। तो कश्मीर के राजा तो हिंदू थे, परंतु कश्मीर के जो लोग थे अधिकतर मुस्लिम थे। तो कश्मीर आज़ाद एकदम रहने लगी। उसी टाइम पर पाकिस्तानियों ने कश्मीर में घुसपैठ कर बैठे। ठीक है। और वहां पर सांप्रदायिक दंगे उत्पन्न कर दिए, जिससे हरि सिंह जो राजा थे वहां के, उन्हें जान से मारने की भी धमकी आ चुकी थी। तो वो भारत देश से मदद मांगने आए थे। तो हमारी भारत सरकार ने मौके पर चौका मार दिया, अर्थात उन्होंने कहा कि हम आपकी जरूर मदद करेंगे, परंतु बदले में हमें कश्मीर चाहिए। तो तब राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अर्थात सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। जब हस्ताक्षर कर दिए तो 1948 में ही 1948 में 1948 में भारतीय सेना श्रीनगर जा पहुंची, और कुछ ही टाइम पर जो आतंकवादी थे या फिर घुसपैठिया थे उन सभी को मार दिया। तो इस प्रकार से कश्मीर का विलय भारत देश में हुआ था। ये है राजा हरि सिंह, जो कश्मीर के राजा थे। अब हम बात करेंगे राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, हमारा जो भारत देश है वो आज़ाद हो चुका था, पाकिस्तान भारत से अलग हो चुका था, और जो देसी रियासत थी उनका भी भारत में विलय हो चुका था। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। ठीक है। 1920 की बात है, जब भारत आजाद नहीं हुआ था। उस टाइम पर कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में फैसला लिया गया था कि आज़ादी के बाद राज्य का बंटवारा भाषा के आधार पर होगा। ठीक है। तो सरकार को याद आया कि 1920 में हमने एक नागपुर में अधिवेशन किया था। उस टाइम पर हमने फैसला लिया था कि आज़ादी हमें मिल जाएगी, तब हम राज्यों का जो बंटवारा है वो भाषा के आधार पर करेंगे। ठीक है। तो सरकार सोचने लगी इस बारे में। फिर क्या हुआ? 1947 में धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा हो चुका था। ठीक है। 1947 में देश का बंटवारा किस किस प्रकार से हुआ था? धार्मिक आधार पर हो चुका था। इसलिए सरकार को लगा कि अगर देश में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, फिर सरकार सोचने लगी कि अगर हम देश का फिर सरकार सोचने लगी अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो, पहले से तो 1947 में धर्म के नाम पर बंटवारा हो चुका है, कहीं भाषा के नाम पर भारत के टुकड़े हो जाएं। ठीक है।
और लोग अपनी ही भाषा क्षेत्र को एक अलग राष्ट्र बनाने की कोशिश करें। तो सरकार को ऐसा लगने लगा, इसी कारण से, ठीक है, कहीं देश की अखंडता पर संकट ना आ जाए, इसलिए सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का फैसला वापस ले लिया था। ठीक है, जब भारत सरकार ने इस फैसले को वापस लिया तो जो मद्रास था ना, पुराना मद्रास, वहां पर तेलुगु भाषी लोग रहते थे, उन्होंने बहुत ही ज्यादा विरोध किया और वो भड़क उठे। ठीक है, मद्रास प्रांत में जो तेलुगु भाषी लोग थे, वो चाहते थे कि तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश नामक एक अलग राज्य बनाया जाए। ठीक है, जो मद्रास प्रांत है उसमें तेलुगु भाषी लोग भी थे, तो वो चाहते थे कि एक हमारा अलग राज्य हो जिसका नाम आंध्र प्रदेश रखा जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो सरकार ने जब फैसला वापस लिया तो वहाँ के प्रसिद्ध नेता थे, कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता, जो दिग्गज गांधीवादी नेता थे, जिनका नाम था पोट्टी श्री रामलू, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो वो हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन की हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिससे क्या हुआ, इससे अर्थव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं होने लगी। जब राजनेता की मृत्यु हुई तो लोग भड़क उठे और ज्यादा प्रदर्शन करने लगे और हिंसक घटनाएं भी बढ़ने लगी। क्या हुआ, फिर और ज्यादा आ, आंदोलन बढ़ा और केंद्र सरकार के खिलाफ, ठीक है, मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा भी दे दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नामक अलग राज्य की घोषणा कर दी थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश को एक अलग अलग राज्य का दर्जा 1952 में दे दिया था। तो यहीं से भाषा के आधार पर एक अलग अलग राज्य बनने की जो कहानी की शुरुआत वो हो चुकी थी। केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था। ठीक है, आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या कार्य है, ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है। ठीक है, राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर ही होना चाहिए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का काम है राज्यों की जो सीमा क्षेत्र है उसका निर्धारण करना। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ, तो ये हुआ था 1956 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, तो ये 1953 में बना था। तो ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हो चुका था। इसी अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, उस टाइम पर बनाए गए थे। अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में भारत देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। देखिए, कई प्रांतों से अलग अलग राज्य बनाए गए थे, तो उसकी एक सूची है। देखिए, बम्बई से महाराष्ट्र और गुजरात राज्य अलग हुए थे। ये कब हुए थे, तो ये हुए थे 1960 में। असम राज्य से नागालैंड अलग हुआ था, जो कि 1963 में हुआ था। उसके बाद बहद्र पंजाब से हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे, जो कि 1966 में हुए थे। ठीक है, उसके बाद बहद्र पंजाब से हिमाचल प्रदेश अलग हुआ था, जो कि 1966 में हुआ था। असम से मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा अलग हुए थे, जो कि 1972 में हुए थे। असम से ही मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश अलग हुए थे, जो कि 1987 को हुए थे। ठीक है,
उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और उत्तराखंड अलग हुआ था, जो कि 2000 में अलग हुआ था। बिहार से झारखंड अलग हुआ था, जो कि 2000 में हुआ था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, जो कि 2000 में ही हुआ था। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, जो कि 2014 में हुआ था। तो आपको ये सारणी याद कर लेनी है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारणी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। नीचे लिंक दिया होगा, वहां से आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हो। तो हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ठीक है। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।